Hello everyone and welcome back to our indirect taxes batch सफल। कैसे हो आप सब? आई होप एवरीथिंग गोइंग ग्रेट एंड अमेजिंग। लास्ट क्लास हमने स्टार्ट किया था जीएसटी। स्टार्ट मतलब मैम हमने सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट का नाम समझा और कुछ भी नहीं। आज हम एग्जैक्टली समझेंगे कि जो पूरा प्रोसीजर है जीएसटी का वो वर्क कैसे करता है। हमने प्रॉब्लम्स तो देख ली थी कि पुराने टैक्सेशन में क्या प्रॉब्लम थे। अब एग्जैक्टली हमने उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया एंड कैसे जीएसटी का पूरा चेन चलता है, वी आर गोइंग टू सी टुडे। उसके पहले एक बार फटाफट छोटू सा रिवीजन कर लेते हैं जितना अपन ने कल देखा था उसका। तो मैम सबसे पहले हम एक टैक्सेशन वाला सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये टैक्स क्या होता है। एक कंपल्सरी पेमेंट जो हमें गवर्नमेंट को करना है उसको हम क्या बोल देते हैं? टैक्स बोल देते हैं। अब मैम ये कंपल्सरी पेमेंट दो तरीके का हो सकता है, बोलो कौन कौन सा? यू हैव टू कीप गिविंग मी आंसर्स एवरीवन, है ना। दो तरीके का ये पेमेंट हो सकता है, पहला डायरेक्ट टैक्स एंड दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। मैम डायरेक्ट टैक्स मतलब जिसको टैक्स पे करना है उसी पर्सन को टैक्स का बर्डन बेयर भी करना है। मतलब जैसे कि मैम इनकम टैक्स मैं ही जाती हूँ, चालान भरती हूँ, मेरे बैंक से गवर्नमेंट को पे करती हूँ इनकम टैक्स, और उसका बर्डन भी कौन बेयर करता है? मैं ही करती हूँ मैम, उसका बर्डन भी सारा मेरे ऊपर ही आ जाता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में पे तो करता है कोई और, जो सारे बर्डन को शिफ्ट कर देता है किसके ऊपर मैम? रेसिपिएंट के ऊपर। इसका एग्जाम्पल हो सकता है इनकम टैक्स, इसका एग्जाम्पल हमने देख लिया था जीएसटी या कस्टम्स ड्यूटी भी हो सकता है, राइट मैम। इनकम टैक्स जो होता है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी तो आपका टैक्स भी बढ़ेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? रिग्रेसिव इन नेचर होता है। रिग्रेसिव बोले तो मैम चाहे मेरी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है या बिल्कुल नहीं है, गवर्नमेंट मुझसे सेम टैक्स लेने वाली है, क्योंकि ये जो टैक्स है वो इंसान पे नहीं लग रहा, पर्सन पे नहीं लग रहा, ये वाला टैक्स गुड्स या तो सर्विस के ऊपर लग रहा है, राइट मैम। जीएसटी कब आया था बताओ मुझे? कौन से साल में जीएसटी आया? व्हाट वाज द हैप्पी बर्थडे? सो मैम 1 जुलाई 2017 को इंडिया में जीएसटी इंप्लीमेंट किया था, जिसके पहले हमें बहुत साल लग गए मैम, 17 साल लग गए। 2000 में सोचा था, कमिटी बिठाई थी कि जीएसटी लाएंगे, फिर राज्यसभा में लोकसभा में बिल आया, राज्यसभा में आया, प्रेसिडेंट ने हाँ बोला, सारे स्टेट ने अपने अपने एक्ट बनाए, सबने अपना अपना एसजीएसटी एक्ट पास किया, एंड ऐसा करते करते 2017 में हम एक्चुअली जीएसटी लेके आए। और मैम ये जीएसटी क्या हो गया? वन नेशन वन टैक्स, मतलब पूरे इंडिया में कहीं पे भी गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई होगा तो आज ये जीएसटी ही लगने वाला है। तो मैम क्या इसके पहले कभी गुड्स या सर्विसेज पे टैक्स नहीं लगता था? लगता था ना। इसके भी पहले हमने देखा था कि वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज, लोकल ड्यूटीज, म्यूनिसिपल टैक्सेस, ऑक्ट्रॉइज, बहुत सारे तरीके के टैक्सेस ड्यूटीज लगते थे, पर सब उनसे परेशान हो गए थे क्योंकि उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो इसीलिए हमने क्या लाया? जीएसटी लाया। अब देखो हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे आज जिसका नाम है चेन ऑफ क्रेडिट। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो मतलब आप जीएसटी का पूरा फाउंडेशन बना चुके हो। इसी कॉन्सेप्ट के लिए सारे टैक्सेस हटा के जीएसटी लाया, ये इतना इंपॉर्टेंट। ये समझा तो जीएसटी कैसे वर्क करता है, क्यों वर्क करता है, सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है मैम, आराम से ध्यान देना, कुछ लिखना नहीं है, बस सुनो और स्क्रीन देखो। मानो मैम मिस्टर ए, अब मिस्टर ए ने कुछ तो रॉ मटेरियल्स कहीं से लाए, सामान लाया, सब किया एंड एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर दिया। मिस्टर ए ने कहीं से प्लास्टिक लाया, कपड़ा लाया, चेन लाया, सब लाया मैम, और एक सूटकेस बना दिया। मानो ये क्या है मैम? ये एक सूटकेस, ये उसका ट्रॉली बैग, ये उसके व्हील्स, ठीक है। ये मिस्टर ए ने सूटकेस बनाया, 1000 रुपीज इसका सेलिंग प्राइस रखा मिस्टर ए ने। ये बेचा गया मिस्टर बी को फॉर 1000 रुपीज, ठीक है। ए ने सब बना बनू के 1000 रुपीज इसका प्राइस डिसाइड करके और मिस्टर बी को ये सूटकेस बेच दिया।
अब मैम सूटकेस तो एक तरीके का गुड्स है, राइट। कल हमने देखा हमारे आसपास जो गुड्स सर्विसेज है हमने सब पे जीएसटी भरा है, बराबर, हाँ मैम। तो वैसे ही ये सूटकेस 1000 में हमने बेचा, तो मुझे बताओ क्या ये सूटकेस गुड्स लग रहा है? हाँ मैम, गुड्स ही है ना एक तरीके का, तो सूटकेस भी। अब आर्बिट्रली, वैसे तो जीएसटी में 10% का रेट होता नहीं है, 5%, 12%, 18, 28 ऐसे रेट्स होते हैं। अपन खाली अपने को कैलकुलेशन इजी रहे इसलिए मान लेते हैं कि 10% अगर इस पे जीएसटी है तो क्या होगा मैम, 100 तो हमने प्राइस डिसाइड किया, फिर इसके ऊपर अगर हम 10% निकालें तो 100 रुपीज का इस पे क्या हो जाएगा मैम, जीएसटी हो जाएगा। यानी 1000 रुपीज का इसका टैक्सेबल वैल्यू, जिसके ऊपर 100 का जीएसटी लग के अल्टीमेटली 1100 इसका क्या हो जाएगा, एमआरपी हो जाएगा। क्योंकि एमआरपी क्या होता है मैम, इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस होता है। यानी मिस्टर बी क्या करेगा मैम, मिस्टर ए को 1100 रुपीज पे करेगा। अब मुझे बताओ, आंसर देना, मिस्टर ए अपनी पॉकेट में कितने रखेगा और मिस्टर ए गवर्नमेंट को कितने दे देगा इस 1100 में से? मैम बी से हमने पूरा 1100 कलेक्ट करा है, अब उसमें से मिस्टर ए अपनी पॉकेट में कितने रखेगा और गवर्नमेंट को कितने देगा, बताओ। चलो कोमल बताएगी क्या, रिया बोलो ना। मैम देखो 100 तो हमने जीएसटी बोल के रखा था, क्योंकि 10% गवर्नमेंट ने ही बोला था ना कि भाई कोई भी गुड सप्लाई करोगे तो 10% का जीएसटी तो लगना चाहिए। तो भाई ऐसे केस में जीएसटी तो सरकार का है, हम थोड़ी ना अपनी जेब में रख सकते हैं। यानी मिस्टर ए 1000 रुपीज तो रख लेगा अपनी पॉकेट में और 100 रुपीज क्या कर देगा, गवर्नमेंट को दे देगा। तो मुझे बताओ गवर्नमेंट को पे किसने किया 100 रुपीज? पे किसने किया मैम? गवर्नमेंट को पे किया मिस्टर ए ने, लेकिन बर्डन कौन बेयर करा, किसकी जेब में से गया ये 100 रुपीज मैम? मिस्टर बी। ये इनडायरेक्ट टैक्स का एक कॉन्सेप्ट कि मैम यहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्स पे करने वाला पर्सन है ए, बट उसने अपनी जेब से भरा क्या? नहीं मैम, उसने तो बी पे बर्डन डाल दिया, बी से कलेक्ट किया और गवर्नमेंट को पे कर दिया, राइट। अब मैम मिस्टर बी को कोई सूटकेस चाहिए नहीं था, वो तो खुद बिजनेसमैन है मैम। मान लो ए मैन्युफैक्चरर है, बी होलसेलर है। होलसेलर है, इसने सूटकेस खरीदा, ये तो आगे रिटेलर को बेचने वाला है। अब मिस्टर बी ने सोचा कि मैं मेरा प्रॉफिट मार्जिन रखता हूं और ये सेम सूटकेस मिस्टर सी को बेच दी गई फॉर 1600 रुपीज। अब मैम जीएसटी का रेट 10% है, वो तो है ही, तो 1600 के ऊपर अगर हम 10% का जीएसटी लगाएंगे तो मैम 160 का जीएसटी हो जाएगा। यानी मिस्टर बी ने क्या करा, मिस्टर बी ने सी से 1760 रुपीज कलेक्ट किए। अब मुझे एक बात बताओ, इस 1760 में से बी अपने पास कितने रखेगा और गवर्नमेंट को कितने देगा? देखो मैम जीएसटी बोल के तो हमने 160 कलेक्ट करा है, 1600 तो कोई डाउट ही नहीं है मैम, वो तो हमारा प्राइस है, 1600 तो भी खुद की ही पॉकेट में रखने वाला है। अब बचा कितना मैम? 160। 160 जीएसटी बोल के लिया है कस्टमर से। अब जैसे ही वो 160 गवर्नमेंट को देने जाएगा, उसको याद आएगा कि अरे 100 तो मैं पहले से मिस्टर ए को दे ही चुका हूं ना, वो भी तो जीएसटी के लिए ही था। समझो, अगर मैं 160 पूरे गवर्नमेंट को दे दूं तो क्या एक ही चीज पे 2 बार टैक्स लग जाएगा? हाँ मैम, क्योंकि पहले गवर्नमेंट के पास 100 ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। अब अगर पूरे 160 वापस गवर्नमेंट को दिए तो 1600 की चीज पे गवर्नमेंट ने तो 260 का जीएसटी ले लिया। तो एक अमाउंट जिसके ऊपर जीएसटी लग चुका है उसके ऊपर कभी वापस जीएसटी नहीं लगता। ये कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। सुनो मैम, जो 1600 का प्राइस अब हुआ है ना, उसमें से 1000 के ऊपर ऑलरेडी 10% जीएसटी गवर्नमेंट ले चुकी है। तो यहां से यहां पे न्यू वैल्यू हमने कितना ऐड किया मैम? 600 का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाया तो हमारा जो न्यू वैल्यू ऐड हुआ है ना, वो 600 ही हुआ है। तो उतना ही जीएसटी गवर्नमेंट को और मिलना चाहिए। तो बी क्या बोलेगा? बी बोलेगा कि देखो मैंने मेरे कस्टमर से 160 लिया, पर 100 तो मैं ऑलरेडी जीएसटी का दे ही चुकी हूं ना, वो मैं वापस क्यों दूं? तो ये मिस्टर बी क्या करेगा,
100 का क्रेडिट ले लेगा। 100 का क्या करेगा? क्रेडिट ले लेगा, जो उसके जीएसटी पोर्टल में लेजर में पड़ा रहेगा। और अब जो 60 रुपीज और है ना, ये इसको गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। मतलब मैम अपनी लास्ट सेल वैल्यू कितनी रही? 1600, जिसके ऊपर जीएसटी बनता है 160, तो गवर्नमेंट को 160 मिलना चाहिए बराबर। गवर्नमेंट को पहले 100 और अब 60 करके टोटल 160 मिल चुका है। जो मिस्टर बी था ना, उसने अपनी जेब से ए को 100 दिए थे, ये 100 गए थे ना बी की जेब से, बस ये जो 100 गए थे ये 100 बी ने वापस ले लिए। तो बी के पास गया और आया फिट्टूस हो गया। मतलब बी की जेब में कुछ एक्स्ट्रा बचा क्या? नहीं, एक्चुअली बी की जेब में तो 1600 ही बचा ना, क्योंकि 100 पहले बी ने दिया था और यही 100 वापस कस्टमर से रिकवर कर लिया, तो वो उसका फिट्टूस हो गया, तो बी का खत्म। और पूरा 160 का बर्डन, पूरा 160 का बर्डन किसने बेयर कर लिया? मैम मिस्टर सी ने बेयर कर लिया। अब मैम ये 600 की न्यू वैल्यू कैसे आई? ये प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है कि मानो बी ने सूटकेस खरीदा 1000 में, अब वो 1000 में ही बेचेगा, तो उसका बिजनेस क्या हुआ? मैं जितने में खरीदूंगी उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके उससे ज्यादा में ही बेचूंगी ना। तो 1000 में मैंने खरीदा और अब मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ, मैं 600 का प्रॉफिट मार्जिन रखती हूँ और 1600 में आगे अब इस सूटकेस को बेचती हूँ। तो मैंने बिना कुछ करे सिर्फ प्रॉफिट से नया वैल्यू 600 का ऐड कर दिया। तो जितना अब एमआरपी इंक्रीज हुआ, जितना नया वैल्यू इंक्रीज हुआ, वो कितना रहा मैम? 600। इसके ऊपर अगर आप 10% जीएसटी निकालो तो 60 ही आएगा, जो यहाँ पे एग्जैक्ट आपका मैच भी हो जाएगा कि कितना हमने जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट किया और उसमें से कितना हम ऑलरेडी ही भर चुके हैं। तो जितना हम ऑलरेडी भर चुके हैं उसका गवर्नमेंट हमको क्या दे देती है? वापस क्रेडिट दे देती है कि अरे हाँ 100 तो तुम अपनी जेब से पहले से भर ही चुके हो ना, तो एक काम करो वो तुम रिकवर कर लो, अब जितना एक्स्ट्रा जीएसटी तुमने लिया उतना हमको और दे दो। ये एक्स्ट्रा जीएसटी कैसे मैच होगा मैम? अपना जितनी नई वैल्यू ऐड हुई है उससे मैच हो जाएगा। चलो आगे और समझते हैं। मानो मैम अब मिस्टर सी है, ये अपना रिटेलर था, इसने क्या करा? सानिया को बैग बेच दिया। अब सानिया आप समझना, आप तो एक नॉर्मल कस्टमर हो, आप तो कोई बिजनेस कर नहीं रहे, आपको कहीं घूमने जाना है, इसीलिए आपने सूटकेस परचेस कर ली है। आपको ये सूटकेस मार्केट में मिली है 2000 रुपीज में। 2000 इसका प्राइस था और प्लस 200 10% के हिसाब से जीएसटी हो गया, यानी इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस आपको एमआरपी पड़ी 2200 की। आप एज अ कस्टमर क्या सोचोगे कि 2200 में मैं तो सूटकेस लेके आ गई। जो डिस्कशन अपन ने कल किया कि हम कभी घुमा के बिल देखते नहीं है कि 2200 में से 200 तो जीएसटी था, 2000 सूटकेस का था, हमारे लिए तो यार टैक्स हमको तो देना है, बात खत्म। हमारे लिए 2200 का सूटकेस वो हो गया, हम अपने घर लेके आ गए और हमने 2200 किसको दे दिए? मिस्टर सी को दे दिया। सी क्या करेगा मैम? इस 2200 में से 2000 तो उसका ही प्राइस है, तो ये तो वो अपनी पॉकेट में डाल लेगा। सी क्या करेगा? 2000 पूरा अपनी पॉकेट में डाल लेगा। 200 उसने जीएसटी बोल के लिया है आपसे, तो मैम 200 उसने जीएसटी बोल के लिया, वो जैसे ही 200 गवर्नमेंट को देने जाएगा उसको क्या याद आएगा कि अरे 160 तो वो पहले से दे चुका है ना। सी ने क्या किया था? 160 रुपीज तो पहले ही बी को दे दिए थे जीएसटी के नाम से, जो गवर्नमेंट को पहुंच चुके हैं, तो वो 160 का क्या करेगा? क्रेडिट ले लेगा, अपने पास रख लेगा, क्योंकि जो उसने दिया है वो उसने वापस ले लिया, खत्म हो गया। तो अब उसको गवर्नमेंट को कितना देना पड़ेगा मैम? 40 देना पड़ेगा। क्या ये हम वैल्यू एडिशन से भी चेक कर सकते हैं क्या? मैम 1600 का प्राइस अब बढ़ के 2000 हो चुका है, मतलब 400 का न्यू वैल्यू ऐड हुआ है। अगर मैं 400 का जीएसटी निकालूं तो 40 आ गया मैम, ये मैच ऐसे भी हो गया और यहाँ पे भी आ गया। अब आप समझो गवर्नमेंट को मैम कैसे कैसे टैक्स मिले। सबसे पहले ए ने 100 कलेक्ट करे बी से और गवर्नमेंट को दे दिया, फिर बी ने 160 लिया पर 100 उसने दिया था वो क्रेडिट वापस ले लिया और 60 और दे दिया। फिर मैम सी ने 200 लिया पर 200 में से वो सोचा कि 160 तो मैं दे ही चुका हूं ना, तो उसको हटाओ, तो उसने क्या करा? 40 और नया दिया गवर्नमेंट को। तो मैम 100 प्लस 60 प्लस 40 क्या आया? 200। और यही 200 सेम टू सेम टैक्स है जो सानिया ने अपनी जेब से भरा है। मतलब क्या होता है आप समझो, जितनी भी बार गुड्स आगे से आगे बिकते जाते हैं उतनी बार जीएसटी कलेक्ट होता जाता है।
लेकिन जो टैक्स पहले भर चुके हैं उसका क्रेडिट मिल जाता है। मतलब एक ही चीज पे गवर्नमेंट 2 बार टैक्स नहीं लेगी। आप समझो अगर ये क्रेडिट माइनस नहीं होता, ठीक है, तो क्या होता मैम, पहली बार जब 1000 में बेचा तब गवर्नमेंट को 100 का जीएसटी मिलता, फिर 1600 में बेचा तो गवर्नमेंट को 160 का जीएसटी मिलता, फिर जब 2000 में बेचा तो गवर्नमेंट को 200 का जीएसटी मिलता। तो क्या मैम एक ही सूटकेस पे हम गवर्नमेंट को 460 का जीएसटी देने वाले थे क्या? नहीं मैम। तो यानी जीएसटी कलेक्ट भरे पूरा होता है, पर जो लोग यूज नहीं कर रहे, आगे बेच रहे हैं, वो लोग क्या करते जाएंगे, कलेक्ट पूरा करेंगे, पर जितना उन्होंने आगे दिया है उतना माइनस कर लेंगे, और जितना नया कलेक्ट किया बस उतना ही वो लोग गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। अब गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? गवर्नमेंट ऐसा चाहती है कि जो पर्सन अल्टीमेटली इन गुड्स को यूज करेगा ना, यूज करेगा, कंज्यूम करेगा अपने पास, हमें उससे जीएसटी चाहिए। देखो सूटकेस को यूज कौन करने वाला है? सानिया। इसीलिए गवर्नमेंट को सानिया से जीएसटी चाहिए। ना बी को सूटकेस यूज करना था, ना सी को सूटकेस यूज करना था, इनको बस खरीदना था, बेचना था, खरीदना था, बेचना था, इनका तो बिजनेस था। तो जितने में खरीदा उस पे इन्होंने जीएसटी दे दिया, फिर जब आगे बेचा तो जितना जीएसटी कलेक्ट किया उसमें से जो ये दे चुके हैं वो माइनस कर लेंगे, और जितना न्यू जीएसटी आया है बस उतना उतना हम हर पॉइंट पे गवर्नमेंट को देते जाएंगे। और ऐसा करते 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 अल्टीमेटली जो लास्ट पर्सन होगा ना, अब सानिया आगे किसी को नहीं बेच रही मैम, उसने ये सूटकेस यूज कर ली, वो लास्ट कंज्यूमर है, लास्ट पर्सन है जिसने यूज कर ली, तो सारा का सारा 200 का बर्डन किसके ऊपर आके गिर गया? सानिया के ऊपर आके गिर गया। आ रहा है समझ में? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? मैं और एग्जांपल्स देती हूँ। थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि बिल्कुल नहीं आ रहा है? बताओ। चलो मैम, हम जो भी चीज परचेस करने जाते हैं उसकी पूरी अमाउंट पे हम पूरा जीएसटी भर के आते हैं, है ना। जैसे अगर ये कैलकुलेटर मैंने 1000 का लिया तो मैंने पूरा जीएसटी दिया, अगर मोबाइल मैंने 1,50,000 का लिया तो मैंने पूरा जीएसटी दिया, क्योंकि मैं तो लास्ट पर्सन हूं, मुझे तो पूरा जीएसटी देना ही है। मैं लास्ट पर्सन हूं, मुझे तो पूरा जीएसटी देना ही है। अब जो मेरे पहले आगे वाले लोग हैं ना, वो जितना जितना जीएसटी दे चुके हैं उतना उतना वो क्या करते हैं? क्रेडिट लेते जाते हैं। देखो एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। मैन्युफैक्चरर है, एक पर्सन है, आपकी बुक में है एग्जाम्पल, आप चिंता मत करो, मैंने जो 1000 रुपीज लेके किया वो आपकी बुक में 1 लाख रुपीज करके है। जो नोट करना होगा मैं आपको बताऊंगी, सब कुछ आपकी बुक में है, ठीक है। आप बुक खोलो और ये वाला पेज देखो जहां पे पूरा एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है कि कैसे होता है। तो मैम एक मैन्युफैक्चरर है जिसने डिसाइड करा कि वो 1 लाख रुपीज में, उसने जो भी मैन्युफैक्चर करा है वो 1 लाख रुपीज में आगे डिस्ट्रीब्यूटर को बेचने वाला है। अब आप है ना आंसर मत देखना, ठीक है, आप अपने आप से मुझे सॉल्व कर करके बताना। चलो हम आंसर नहीं देखेंगे, हम खुद से सॉल्व करेंगे, लेट अस सी, फिर अपन आंसर मैच करेंगे। तो मैन्युफैक्चरर ने 1 लाख रुपीज में क्या करा? डिस्ट्रीब्यूटर को कोई चीज बेच दी। अब मैम 1 लाख रुपीज में जीएसटी भी उसको ऐड करना पड़ेगा। अब रेट इन लोगों ने माना है 18% का, अपन ने सिंप्लिसिटी के लिए 10 लिया था, बट एज आई सेड 10 जीएसटी का कोई रेट होता नहीं है, तो बुक में अपन एक्चुअल रेट से चल रहे हैं। तो मैम 1 लाख रुपीज और प्लस 18,000 का जीएसटी, मतलब मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर से कितना कलेक्ट किया होगा? 1,18,000 कलेक्ट किया होगा। इसमें से मैन्युफैक्चरर अपने पास कितना रखेगा और गवर्नमेंट को कितना देगा? बताओ। तो मैम मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? खुद की पॉकेट में रख लेगा 1 लाख रुपीज और गवर्नमेंट को दे देगा 18,000 रुपीज जो उसने डिस्ट्रीब्यूटर से कलेक्ट करे हैं। मतलब पे करने वाला पर्सन कौन? मैन्युफैक्चरर, पर बर्डन कौन बेयर किया? डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि अभी तो कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर है, फिर वो जब आगे बेचता जाएगा तब वो पे करेगा और वो बर्डन और आगे आगे देता जाएगा। हमें बर्डन खुद पे नहीं रखना है, बस अगर हम लास्ट पर्सन है तो ही हम पे बर्डन आएगा, अगर हम बीच वाले पर्सन है ना तो हमें बर्डन खुद पे नहीं रखना है। इतना समझ में आ गया तो आपको पूरा मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। तो देखो एज ऑफ नाउ ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, ये 18,000 का बर्डन लेके बैठा है, क्योंकि इसने वो दिया है मैन्युफैक्चरर को। अब इसने सोचा कि मुझे 11,200 का प्रॉफिट ऐड करना है, वो 1 लाख की चीज पे 11,200 का प्रॉफिट रखना चाहता है। तो ठीक है मैम, उसने आगे 1,11,200 में सेल करा।
मुझे बताओ, आंसर मत देखो, आप अपने आप बताओ, अगर मैंने 1 लाख रुपीज में खरीदा और फिर 11,200 का उसमें प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो 1,11,200 का 18% जीएसटी क्या होगा? चलो कैलकुलेटर से गिन के बताओ मुझे। तो मैम 1,11,200 मल्टीप्लाई बाई 18% अगर हम करें तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने रिटेलर से 20016 का क्या ले लिया होगा? जीएसटी ले लिया होगा। 11,120 तो हम अपनी पॉकेट में रखेंगे, वो तो हमने लिया ही है रिटेलर से, प्लस मैम हमने जीएसटी लिया कितना? 20,016 रुपीस का। अब अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो तो मुझे बताओ, क्या गवर्नमेंट को पूरा 20,016 भर दोगे क्या? मैम पूरा 20,016 हमने कलेक्ट किया है, तो क्या हम पूरा 20,016 गवर्नमेंट को भर देंगे क्या? नहीं मैम, क्योंकि हमें बर्डन नहीं रखना, हमें बर्डन धक्का मार के आगे देना है। तो आप समझो 18,000 का बर्डन जो हम लेके बैठे थे वो अब हमें हटाना पड़ेगा अपने आप से। हमें कोई बर्डन नहीं चाहिए क्योंकि हम कंज्यूम नहीं कर रहे, हम यूज नहीं कर रहे, हम तो आगे सप्लाई कर रहे हैं ना गुड्स को। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर बोलेगा कि देखो भाई 20,000 का जीएसटी कलेक्ट किया बराबर है, पर सामने मैंने 18,000 का भरा भी तो था। जब मैं यूज नहीं कर रहा ये प्रोडक्ट, मैंने तो आगे बेच दिया, तो मैं क्यों बर्डन बेयर करूं? मैं बर्डन नहीं बेयर करूंगा। तो अब 20,016 माइनस 18,000 अगर आप करो तो क्या आ जाएगा? 2016। यानी यहां पे पहले गवर्नमेंट को 18,000 मिल गए, अब गवर्नमेंट को 2016 और मिल गए। अगर हम वैल्यू एडिशन से चेक करें तो क्या हम डायरेक्ट 2016 ला सकते थे? हाँ मैम, हमने प्रॉफिट कितना ऐड करा? 11,200। आप 11,200 का डायरेक्ट अगर 18% भी निकालोगे ना तो भी 2016 आ जाएगा। तो जितना जीएसटी टोटल कलेक्ट किया माइनस हम जितना देके बैठे हैं, जो आंसर आया वो निकालो, या सिंपली जो नया प्रॉफिट ऐड हुआ है, जो नया वैल्यू ऐड हुआ है, उसका स्ट्रेट जीएसटी निकाल दो। दोनों आंसर सेम ही आएंगे ऑटोमेटिक, ऑफ कोर्स। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम? हाँ के ना? ये देखो अपना मैच हो गया। 20,016 कलेक्ट किया, लेकिन हम 18,000 जो भर चुके हैं उसका हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेंगे। क्रेडिट लेंगे तो नया गवर्नमेंट को कितना देंगे? 2016। और ये डायरेक्टली भी कैलकुलेट हो सकता है, जितना नया वैल्यू एडिशन हुआ उस पे जीएसटी निकालो, तो ये डायरेक्टली निकालो, चाहे कलेक्ट किया माइनस जितना दिया निकालो, आपका आंसर सेम ही आएगा। आया सबका? यस। अब ये रिटेलर, ठीक है, इसने सोचा कि मुझे 24,640 का प्रॉफिट रखना है। इसने सोचा कि मुझे 24,640 का प्रॉफिट रखना है। तो ठीक है मैम, इसने खरीदा कितने में था? देखो मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को 1 लाख में दिया, फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने 11,200 का प्रॉफिट जोड़ लिया, मतलब ये हो गया 111,200। अब इसको और 24,640 का प्रॉफिट रखना है, मतलब ये कितने में बेचेगा? ये बेचेगा 111,200 प्लस 24,640, तो ये बेचेगा मैम 135,840 में। किसको? कस्टमर को। 135,840 में कस्टमर को बेचेगा, लेकिन प्लस मैम 18% का जीएसटी तो चार्ज करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम 135,840 मल्टीप्लाई बाई 18% करें तो जीएसटी कितना आ जाएगा? 24451 जीएसटी आ जाएगा, 0.2। ठीक है, पॉइंट को एक बार के लिए इग्नोर भी कर सकते हैं अपन। तो क्या ये रिटेलर पूरा 24451 गवर्नमेंट को देगा या क्या अमाउंट देगा? चलो आप गिन के बताओ। कलेक्ट तो हमने 24,451 कलेक्ट कर लिया, पर हम देंगे कितना गवर्नमेंट को? टेल मी। मैम ये फिगर तो मैच हो गई कि हमने सेल प्राइस पे 18% 24,441.2 कलेक्ट किया, पर हम देंगे कितना कलेक्ट करने के बाद? मैम हम माइनस कर लेंगे 2016 जो हम 20,016 जो हम पहले से ही भर चुके हैं। तो हम बोलेंगे कि देखो 24,451.2 कलेक्ट किया, पर मैं तो कंज्यूम नहीं कर रहा, मैं तो यूज नहीं कर रहा, मैं तो कस्टमर को आगे बेच रहा हूं, तो मुझे मेरा बर्डन हटाना है। अगर बर्डन हटाना है तो जो 20,016 में आगे डिस्ट्रीब्यूटर को दे चुका हूं वो मैं वापस माइनस कर लूंगा, तो नया टैक्स कितना आएगा? 4435.2।
उतना ही हम नया गवर्नमेंट को देंगे। क्या हम ये डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते थे? हाँ मैम, नया प्रॉफिट, नया वैल्यू कितना जुड़ा है? 24640 मल्टीप्लाई बाई सीधा 18% करोगे तो भी क्या 4435 मैच होगा आपका? हाँ मैम। तो जितना कलेक्ट किया माइनस जितना दिया वो कर लो, या सीधा जितना वैल्यू ऐड हुआ उस पे परसेंट निकाल लो, आपका आंसर हमेशा सेम ही आने वाला है। तो मैम अब अगर मैं 18,000 प्लस 2016 प्लस 4435 करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा बताओ? चलो फटाफट कैलकुलेटर चलना चाहिए। अगर आप 18,000 प्लस 2016 प्लस 4435.2 करोगे तो मैम 24,451.2 आ जाएगा, राइट। और यही एग्जैक्ट जीएसटी है जो हमने कस्टमर से कलेक्ट किया है। यानी इसने पहले 18 दिए, इसने 18,000 दिया, इसने 2016 दिया, इसने 4435 दिया, सबने हर स्टेज पे थोड़ा थोड़ा पैसा दिया, बट अल्टीमेटली सारा का सारा पैसा गया किसकी जेब से है? एट द एंड मैम, एट द एंड जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, उसके नाम में ही लिखा है कष्ट से मरना। तो मैम ये जो अल्टीमेट कस्टमर है ना, एक्चुअली तो इसी की जेब से सारा जीएसटी जाता है और अब इसकी ये कॉस्ट बन जाती है, क्योंकि ये अब कहीं से क्रेडिट नहीं ले सकता, ये तो यूज कर रहा है, ये आगे बेचेगा ही नहीं किसी को। तो अब जो जीएसटी गया वो सारा किसकी जेब से गया मैम? कस्टमर की जेब से गया, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर की जेब से जो गया था उसको वापस मिल गया, रिटेलर की जेब से जो गया था उसको वापस मिल गया, बट कस्टमर की जेब से जो गया ना वो उसको वापस नहीं मिला मैम। तो हर स्टेज पे जितना जितना जीएसटी गवर्नमेंट को भरा गया है सबका टोटल करो तो वो सारा फिगर एंड में किससे कलेक्ट हो जाता है मैम? कस्टमर से कलेक्ट हो जाता है। यानी कस्टमर के लिए अब फाइनल कॉस्ट क्या हो जाएगी? ये जो हमारा सेलिंग प्राइस था 1,35,000 और प्लस 24,451 का जीएसटी, तो कस्टमर को अल्टीमेटली सामान कितने में पड़ा? 1,60,000 में पड़ा। इसको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि ये कस्टमर है। और आप देखो तो मैम 18,000 प्लस 2016 प्लस 4435 ये पूरा का पूरा जीएसटी किसने बेयर कर लिया? कस्टमर ने बेयर कर लिया। एग्जाम्पल देख के सबको समझ में आ रहा है क्या? से यस मैम। चलो एग्जाम्पल देखा तो क्लैरिटी बैठ रही है क्या? ये सिर्फ एक तरीका है कि कैसे ट्रांजैक्शन वर्क करता है। हम अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है तो हम जब भी कोई चीज परचेस करते हैं, हम जितना जितना टैक्स हमारे सप्लायर को देते हैं हम उतना उतना क्रेडिट लेते जाते हैं। आप समझो ये डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर रहा है मैम? बिजनेस कर रहा है। तो ये 1 लाख का एक परचेस किया, ऐसा ये जितना भी परचेस करता जाएगा, ये जितना भी परचेस करता जाएगा उस पे पूरा का पूरा टैक्स जो उसने भरा है वो उसको क्रेडिट मिलता जाएगा, क्योंकि जब वो बेचेगा तब उसको कस्टमर से कलेक्ट करना है, उसने जो भरा वो माइनस करना है और गवर्नमेंट को दे देना है। चलो हर्षित बोल रहे नहीं समझ आया, उसके अलावा कोई है जिसको नहीं समझ आया या बाकी सबको आया समझ में? बताओ। मैं वैसे भी वापस एक्सप्लेन करने वाली हूं, बट अदर देन हर्षित और कोई है जिसको नहीं समझ आया? देखो ये आप लोगों के लिए बहुत नया है, अभी तक आपने ऐसा देखा नहीं है, समझा नहीं है, सीखा नहीं है, तो आपको ये बहुत नया लगेगा। बट एक बार अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया तो इट इज वेरी सिंपल कि कैसे चेन ऑफ क्रेडिट चलता है। टेल मी, हर्षित के अलावा कोई है जिसको नहीं समझ आया? चलो अभी तक मैंने आपको एग्जाम्पल देके पढ़ाया, अब मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछूंगी और आप मुझे आंसर दोगे। जितना समझ आया बेस्ड ऑन दैट आप आंसर दो, ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है चलो, सो लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ रिया, सानिया एंड हर्षित। चलो मैम 3 जन का हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब रिया ने मैम बहुत अच्छा केक बनाया, मानो ठीक है, रिया बहुत ही अच्छा केक बनाती है, रिया बहुत अच्छा बेकिंग करती है, तो रिया ने एक बहुत ही प्रिटी सा केक बना दिया और ये केक सानिया को बेच दिया।
मैम रिया ने एक केक बनाया और सानिया को ये केक बेच दिया फॉर 500 रुपीज। ठीक है मैम, सानिया की बर्थडे नहीं थी, सानिया तो एक बहुत बड़ी बेकरी है। सानिया कौन है मैम? एक बेकरी है। वो क्या करती है, ऐसे जो भी लोग घर पे केक वगैरह बनाते हैं उन सबसे केक खरीदती है और फिर बाद में कस्टमर्स को बेच देती है। यानी सानिया ये केक खाने वाली है क्या? नहीं, सानिया सिर्फ केक खरीदेगी और आगे बेच देगी। ठीक है मैम। तो रिया ने केक बनाया, केक का प्राइस डिसाइड किया 500 और 500 में सानिया को केक बेच दिया। अब मान लो मैम केक के ऊपर 5% का जीएसटी लगता है, तो रिया को 500 के ऊपर 5% जीएसटी भी कलेक्ट करना पड़ेगा, जो हो जाएगा 25। मतलब अल्टीमेटली केक का प्राइस 525 है। केक का एमआरपी कितना है मैम? 525, जिसमें 25 रुपए का जीएसटी और 500 रुपए जो रिया को चाहिए केक के लिए। तो रिया क्या करेगी मैम? सानिया से 525 सारे के सारे कलेक्ट कर लेगी, बट उसको केक के कितने चाहिए थे? 500, जो वो अपने पास रख लेगी। और 25 रुपीज उसको जीएसटी बोल के किसको देना पड़ेगा? गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो क्लियरली बोल दिया ना कि तुम कोई भी गुड्स बेचोगे हमें उस पे जीएसटी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने गुड्स, रिया ने गुड्स बेचे तो उसको गवर्नमेंट को जीएसटी देना पड़ेगा। पर वो उसकी जेब से देगी क्या? नहीं मैम, उसको तो 500 केक के चाहिए थे, उसने ले लिए। अब वो सानिया को बोलेगी कि सानिया यू आर माई कस्टमर ना, यू बेयर द बर्डन, तुम मुझे 25 दो, मैं गवर्नमेंट को 25 दे दूंगी। यानी गवर्नमेंट को टैक्स पे करने वाला कौन? रिया। और बर्डन बेयर करने वाली कौन? एज ऑफ नाउ सानिया। तो उसने 525 रिया को दिए, 500 रिया ने अपनी जेब में रख लिए और 25 उसने क्या करे? गवर्नमेंट को पे कर दिया। स्टेप बाय स्टेप। यहां तक कोई प्रॉब्लम है या इतने पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है? बोलो मुझे। चलो हर्षित बेटा आंसर दो, यहां तक कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है? अब सानिया से हर्षित तक क्या होगा वो बाद में, पहले रिया और सानिया के बीच में जो हुआ उधर कोई भी प्रॉब्लम है कि एकदम क्लियर है? जल्दी बोलो। मैम जो गुड्स बेच रहा है उसको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, पर वो खुद की जेब से पे नहीं करता, वो कस्टमर से कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को पे कर देता है। तो उसने 25 रुपए कस्टमर से कलेक्ट कर लिए और गवर्नमेंट को पे कर दिया। अब रिया के लिए तो सानिया ही कस्टमर है। हर्षित मुझे आपके आंसर का वेट है, जल्दी बोलो। नो प्रॉब्लम, राइट? नो मतलब क्या समझू? नो प्रॉब्लम या नो समझा? नो का क्या मतलब है? नो प्रॉब्लम वाला नो बोल रहे हो, राइट? तो यहां तक आपको समझ में आ गया। ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि सानिया कौन है मैम? एक बेकरी। उसको केक खाना है क्या? नहीं, उसको तो केक बेचना है। अब मुझे बताओ, अगर आपने केक 500 में खरीदा तो क्या आप 500 में ही बेचोगे? नहीं मैम, आप अपना प्रॉफिट रखोगे ना। तो सानिया ने यही सेम टू सेम केक हर्षित को चिपका दिया 800 रुपीज में, अपना प्रॉफिट रखा और हर्षित को 800 रुपीज में केक चिपका दिया। अब मैम केक पे जो रेट ऑफ जीएसटी है वो तो 5% ही है, तो 800 के ऊपर 5% जीएसटी कितना होता है? बताओ मैम। 800 के ऊपर 5% जीएसटी होता है 40 रुपीज। तो 840 रुपीज में हर्षित ने केक खरीदा और वो अपने घर चला गया। खत्म। हर्षित का मैटर यही क्लोज हो गया। हर्षित ही मैम इस केक को खाने वाला है, वही फाइनल कस्टमर है, वही फाइनल कंज्यूमर है। वो घर गया, उसकी मम्मी ने पूछा बेटा कितने में लेके आया केक? हर्षित ने बोला कि मम्मी 840 रुपीज का केक आया है। अब 840 में एक्चुअली केक 800 का था और 40 का जीएसटी था, बट उसको उन सबसे क्या फर्क पड़ रहा है? उसको तो पूरा 840 रुपीज ही देना है केक के लिए। उसने क्या किया? सानिया को, हर्षित ने सानिया को 840 रुपीज दे दिया। अब 800 में तो सानिया केक बेचना चाह ही रही थी, तो 800 सानिया ने क्या करे? अपनी पॉकेट में रख लिए। अब उसको 40 रुपीज गवर्नमेंट को जीएसटी बोल के देने हैं, ठीक है, बट वो 40 पूरे देगी क्या? नहीं, वो क्या बोलेगी कि यार 40 में से 25 तो मैं जीएसटी बोल के रिया को दे चुकी हूं ना, मैं वापस पूरा 40 क्यों दूं गवर्नमेंट को? मेरे लिए केक का कॉस्ट तो 500 ही था, 25 उसने जीएसटी बोल के लिया, मैंने उसको दिया। अब आगे मैंने मेरे कस्टमर से 40 कलेक्ट करा है, तो मैं पूरा 40 क्यों दूं गवर्नमेंट को? मैंने केक खाया क्या? नहीं, मैंने केक खाया ही नहीं, तो मैं केक का बर्डन क्यों रखूं? मुझे तो बर्डन को धक्का मार के आगे पास करना है ना। तो उसने जो 25 का बर्डन ले रखा था
वो यहाँ हर्षित से 40 भले कलेक्ट करेगी पर पूरे 40 भरेगी का गवर्नमेंट को नहीं, वो गवर्नमेंट को क्या भरेगी, 15 ही पे करने वाली है। अब वो गवर्नमेंट को क्या करेगी, 15 ही पे करेगी। तो मुझे बताओ गवर्नमेंट को टोटल जीएसटी कितना मिला इस एक केक पे, इस एक केक पे गवर्नमेंट को कितना टोटल जीएसटी मिल गया। ये केक रिया ने बनाया, सानिया को दिया, सानिया ने हर्षित को दिया, 3 बार बिका केक मान लो, तो गवर्नमेंट को 2 बार केक बिका, तो गवर्नमेंट को पहले सेल पे 25 मिल गया और आगे दूसरी सेल पे 15 मिल गया। मतलब गवर्नमेंट को टोटल कितने मिल चुके हैं, 40 रुपीज केक के ऊपर जीएसटी मिल चुके हैं। पहले 25 मिला और फिर 15 मिला, और ये पूरा 40 किसकी जेब से गया है मैम, हर्षित की जेब से गया है। पूरा का पूरा 40 यहाँ मैच हो जाएगा, जो अपना लास्ट फाइनल कंज्यूमर है हर्षित, उसकी जेब से गया है। क्यों मैम, क्योंकि बीच वाले पर्सन ने जितना जीएसटी दिया होगा उतना वो लेके अपने पास रख लेगा और बस नया ही जीएसटी गवर्नमेंट को देगा। तो ऐसे करते करते जुड़ते जुड़ते सारा टोटल बर्डन जो लास्ट कस्टमर होता है ना उसके ऊपर हमेशा चला जाता है। बीच में सब लोग बस टैक्सेस पे करते हैं, कलेक्ट करते जाते हैं, पे करते हैं, कलेक्ट करते जाते हैं, और सारा बर्डन, सारा टैक्स का जितना भी कॉन्सिक्वेंस होगा वो किस पे आ जाएगा, लास्ट वाले कंज्यूमर पे आ जाएगा। अब मुझे नहीं लगता कि आपको डाउट होना चाहिए, बताओ। और अगर वैल्यू एडिशन से भी आप मैच करना चाहो तो देखो, 500 का केक था जो हम 800 में बेच रहे हैं, मतलब मैम 300 का हमने प्रॉफिट रखा। अगर मैं 300 पे 5% गिनूं तो क्या 15 आ जाएगा, हाँ, और वही सेम 15 हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं। आपको ये एग्जाम्पल लिखना है क्या, तो लिख लो। ये क्या छोटे नंबर्स है तो आपको सिंपल लगेगा, बुक में जैसे 1 लाख है तो आपको लगेगा कि मैम इतना बड़ा नंबर है। छोटा नंबर लिखना है तो छोटे नंबर से लिख लो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मैं 2 मिनट रुक जाऊं, मैं आपको अच्छे हैंडराइटिंग में लिखवा देती हूँ। चलो मेरे साथ एक बार आपकी फेयर नोटबुक में लिख लो। ठीक है मैम, ये रिया ने केक बनाया और 500 में बेचा। सानिया ने प्रॉफिट ऐड करा मैम 300 का और 800 में आगे बेच दिया। मान लो रेट ऑफ जीएसटी अपन 5% मान के चल रहे कि भाई गवर्नमेंट ने केक के ऊपर 5% का जीएसटी रखा हुआ है, तो मैम 500 के ऊपर 5% जीएसटी कितना आ जाएगा, 25 का। यानी रिया क्या करेगी मैम, सानिया से 525 कलेक्ट करेगी, पर वो 500 अपनी पॉकेट में रख लेगी और 25 वो क्या करेगी, गवर्नमेंट को पे कर देगी, राइट। अब मैम सानिया क्या करेगी, हर्षित से 800 प्लस 40 का जीएसटी यानी 840 कलेक्ट करेगी। ठीक है, और यहां पे हम बोल देंगे 25 का जीएसटी यानी 525। ठीक है, तो 840 हमने क्या करे, पूरे के पूरे कलेक्ट कर लिया, जिसमें से सानिया अपनी पॉकेट में कितने रख लेगी, 800, और उसे 40 गवर्नमेंट को देने हैं, पर 40 में से 25 तो वो ऑलरेडी दे चुकी है। तो अब ये जो न्यू 15 है ना, बस ये 15 ही वो क्या करेगी, गवर्नमेंट को पे करेगी। यानी टोटल रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट कितना हो गया, पहले गवर्नमेंट को 25 मिला, फिर गवर्नमेंट को 15 और मिला, यानी गवर्नमेंट को टोटल 40 मिल चुका है। और यही सेम टू सेम 40 किसने बेयर करा है, हर्षित ने। सानिया ने जितना बेयर किया था उतना रिकवर करके वापस वो अपने पास रख चुकी है, तो उसका खत्म। ये जो 25 सानिया को मिला है ना, इसको हम आईटीसी बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये 25 को क्या कहा जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है। इनपुट मतलब परचेस करना, इनपुट मतलब परचेस करना। तो सानिया ने 500 रुपए का परचेस किया था ना, उस पे 25 का टैक्स भरा था, वो गवर्नमेंट उसको वापस दे देती है, क्योंकि वो अपनी सेल पे और जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर देती है, इसीलिए। चलो, आई नीड अ कंफर्मेशन फ्रॉम एवरी वन ऑफ यू नाउ। सब बोलो मुझे, चलो। कोमल, प्राची, आदित्य, नील, सारे बच्चे बोल दो हाँ मैम। नोट भी कर लिया और कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अपना चेन ऑफ क्रेडिट होता है।
अब यहाँ तीन ही लोग थे, अब मानो हर्षित और आगे बेचता, फिर वो और आगे किसी को बेचता, वो आगे और किसी को बेचता, तो अब कितने भी जन एक दूसरे को आगे से आगे बेच सकते हैं, बीच में जितने लोग होंगे। 25 के पास क्या लिखा है मैंने, ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। आराम से आप नोट डाउन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आप आराम से नोट डाउन करो, आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा। ये जो 25 हमें वापस मिलते हैं ना गवर्नमेंट से, इसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। जब भी आप एज अ बिजनेसमैन कोई भी जीएसटी पे करते हो, वो गवर्नमेंट आपको वापस देती है। जब वापस देती है ना, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। पॉकेट, पॉकेट में 800 रखा है, दिस इज जीएसटी। 500 में 25 का जीएसटी, टोटल हो गया 525। ओके, हो गया नोट डाउन? लिख के हो जाए तो बोल दो कि लिख के हो गया। चलो अब है ना, कल जो अपन, मैंने आपको बस ऐसे ही वर्बली समझाया था, वो आज अपन बुक से पढ़ेंगे और देखेंगे। मैं ना इसका एक फोटो ले लेती हूँ और आप लोगों के साथ आपका जो बैच स्पेसिफिक ग्रुप है उस पर फोटो शेयर कर दूंगी, ये वाला, ठीक है? तो अगर आपका किसी का कुछ लिखना रह गया तो ये देखो मैंने फोटो ले लिया है, मैं फोटो आपके साथ आफ्टर द क्लास शेयर कर दूंगी। ओके चलो, कभी आपका कुछ लिखना रह जाए टेंशन नहीं लेने का, आपको क्लास के बाद सारे फोटोज मिल जाएंगे। अब अपन आते हैं मैम बुक पे। तो कल अपन समझ रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। तो देखो मैम, जीएसटी का पहला कॉन्सेप्ट है वैल्यू एडेड टैक्स। क्या हमें ये समझ में आया? वैल्यू एडेड टैक्स का क्या मतलब? मतलब मैम अब हर स्टेज पे जितना जितना प्रॉफिट ऐड होता जाएगा, जितना जितना वैल्यू ऐड होता जाएगा, उतना उतना ही नया जीएसटी मिलता है गवर्नमेंट को। जैसे 500 पे पहले जीएसटी मिल चुका है और अब 800 में बेच रहे हैं, तो नया जितना 300 है ना, बस उसी पे और जीएसटी मिलेगा। जो पहले भर दिया वो वापस गवर्नमेंट को नहीं मिलता है। मतलब वैल्यू एडेड टैक्स का क्या मतलब मैम, के हर स्टेज पे जितना जितना नया वैल्यू बढ़ता जाएगा, उतना उतना नया जीएसटी गवर्नमेंट को मिलता जाएगा। देन सेकंड हम बोलेंगे मैम कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट। ये मैम हर बार उतना ही नया जीएसटी मिलेगा, ये कैसे हो पाता है? क्योंकि ऑलरेडी हम जो जीएसटी भर चुके हैं उसका गवर्नमेंट हमको क्रेडिट दे देती है। यहाँ पे मैम मैंने कलेक्ट तो हर्षित से 40 ही किए थे, पर 25 तो मैं ऑलरेडी दे चुकी थी, इसलिए मुझे उसका क्रेडिट मिला और सिर्फ नया 15 ही देना पड़ा। तो हर स्टेज पे जितना नया वैल्यू ऐड हुआ बस उतना ही जीएसटी जाता है। ये पॉसिबल कैसे हो पाता है? क्योंकि मैम हम जितना जितना भर चुके हैं ना, उतना उतना हमको क्रेडिट मिलता जाता है, ये इसीलिए पॉसिबल हो पाता है। राइट मैम। अब मैम अगर सबको ही क्रेडिट मिल जाएगा तो अल्टीमेटली सारा बर्डन कौन बेयर करेगा? अगर सबको ही क्रेडिट मिलता जाएगा तो किसी की तो जेब से जाना चाहिए पैसा। तो मुझे बताओ लास्ट, सबसे लास्ट किसकी जेब से वो पैसा जाएगा? अगर हर इंसान को क्रेडिट मिलता जाएगा तो सबसे लास्ट किसकी जेब से सारा पैसा जाएगा मैम? फाइनल कस्टमर की जेब से सारा का सारा पैसा जाने वाला है, और बीच का कोई आदमी नहीं मैम। बीच में सबको क्रेडिट मिलेगा। जो सबसे लास्ट कस्टमर होगा, सबसे फाइनल कंज्यूमर होगा, जो अब खा जाएगा ये गुड सर्विसेज, आगे किसी को नहीं बेचने वाला, उसको हम क्या करने वाले हैं? पूरा का पूरा बर्डन दे देने वाले हैं। नो कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस, मतलब मैम कभी भी टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता। समझना, आज जब रिया ने सानिया को केक बेचा था ना, तो मैम 500 प्लस 25 का जीएसटी 525 पे बेचा था। किस पे बेचा था मैम? 525 पे। आगे जब हमने ये केक 800 में दिया तो हमने हमारा जो प्रॉफिट गिना
300 का, वो हमने प्राइस पे से ही गिना था मैम। क्या बोला हमने कि ये जो हमारा प्रॉफिट है ना, ये हम ओरिजिनल कॉस्ट से ही गिन रहे हैं मैम। क्या हमने ऐसा बोला कि अरे यार हमने तो 525 में परचेस किया था? क्या सानिया ऐसा सोचेगी कि मैंने एक्चुअली फिजिकली कैश तो रिया को 525 ही दिया है ना, तो अगर मैं अब 800 में बेचूंगी तो मेरा प्रॉफिट तो 275 का ही होगा? ऐसा नहीं होता ना। क्यों मैम? क्योंकि जीएसटी हमारी कॉस्ट थोड़ी है। ये जो 25 हमने दिया है ये हमारी कॉस्ट है क्या? नहीं मैम, क्योंकि ये 25 तो हमें कस्टमर से वापस मिल जाएगा ना। हम जब 800 में बेचेंगे और कस्टमर से 40 का जीएसटी लेंगे तो उसमें से हम 25 अपने पास रख लेंगे ना, तो ये 25 गए, ये 25 आए, ये तो फिर टूस हो गया। मतलब हमारी कॉस्ट कितनी रहेगी? 500 की ही रहेगी। तो गवर्नमेंट यही बोलना चाह रहा है कि अगर आपने एक अमाउंट पे जीएसटी भर दिया है तो जीएसटी कभी आपकी कॉस्ट पे नहीं जुड़ता। हम जीएसटी पे जीएसटी नहीं लेते कभी भी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 525 और फिर 800 तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकलेगा क्या? नहीं मैम, हम जो जीएसटी भर चुके हैं वो पूरा हमें वापस मिलता है। कभी भी जीएसटी हमारी कॉस्ट नहीं बनती, कभी भी जीएसटी हमारे प्राइस का पार्ट नहीं बनता। लेकिन कल मैंने जो आपको बताया था, मान लो अगर मैंने 100 रुपीज में कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करे, 2016 में अगर हम होते तो हम क्या करते समझना। 100 रुपीज में जब आप कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो तो आपको ना एक्साइज ड्यूटी भरना पड़ता है। मैन्युफैक्चरिंग पे सबसे पहले एक्साइज ड्यूटी लगता है। तो मान लो मैम 10% का एक्साइज ड्यूटी है, ये मैंने भरा तो मेरा कॉस्ट क्या हो गया? 110। अब जो वैट लगता था ना, वैट सेल करने पे, वो पूरे 110 पे लगता था। जो वैट लगता था वो क्या हो रहा था मैम? पूरे 110 पे लग जाता था। मान लो अगर वैट का रेट 5% है, मैं आर्बिट्री एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। अगर वैट का रेट 5% है ना, तो मैम 110 रुपीज के ऊपर हमें 5% भरना पड़ता था, विच वॉज 5.5। तो अगर आप ऐसे देखने जाओ तो आपने एक्साइज के ऊपर भी वैट भर दिया। 10 रुपए का एक्साइज था जिसका 5% 0.5 का मुझे वैट यहाँ पे आ गया। तो अपने ही खुद के टैक्स के ऊपर गवर्नमेंट और टैक्स ले रही है। आप समझो, गवर्नमेंट ने यहाँ पे 500 पे ही टैक्स लिया, 525 पे कभी नहीं लिया। ये 25 पूरा दिया, पूरा मिला। मतलब जीएसटी ऑन जीएसटी कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैम किसी प्राइस में पहले जीएसटी जोड़ो और फिर जीएसटी के साथ वाली प्राइस पे वापस जीएसटी लगाओ, ऐसा कभी नहीं होता है। ये पहले होता था, जिसको हम क्या बोलते थे? कास्केडिंग बोलते थे। कल एक वर्ड यूज किया था ना मैंने, कास्केडिंग। वो वर्ड का क्या मतलब हुआ करता था कि मैम हम एक्साइज तो भर चुके हैं मैन्युफैक्चरिंग पे ही, अब आप हमें वैट भरने बोल रहे हो, पर कौन से फिगर पे? एक्साइज के साथ वाली फिगर पे। आपको वैट लेना है तो ओरिजिनल 100 पे लो ना मैम, वही तो हमारा कॉस्ट है। आप पहले तो कॉस्ट पे कोई टैक्स हमसे ले रहे हो, फिर उस टैक्स के ऊपर आप हमसे और टैक्स ले रहे हो, इसे कास्केडिंग कहते हैं, जो अब जीएसटी में हट चुका है। तो जीएसटी में कोई कास्केडिंग नहीं होती। मतलब आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, नो जीएसटी ऑन जीएसटी। जीएसटी के ऊपर कभी भी और जीएसटी नहीं लगता, बस कॉस्ट से ही आगे से आगे जीएसटी लगता जाता है। क्या ये चारों कंसेप्ट सबको एकदम क्लियर? एंड में डिस्कस करेंगे ये सब हर्षित। चलो अभी आप पढ़ाई पे ध्यान दो। बताओ मुझे, जो 4 कॉन्सेप्ट है जीएसटी के वो एकदम क्लियर हुए कि मैम हर स्टेज पे जितना नया वैल्यू ऐड होगा उसी पे और जीएसटी लगेगा। ये कैसे पॉसिबल होता है मैम? क्योंकि जितना हम भर चुके हैं उतना उतना हमें क्रेडिट मिलता जाता है। मैम अगर सबको ही क्रेडिट मिल जाएगा तो अल्टीमेटली किसकी जेब से पैसा जाएगा? अगर सबको क्रेडिट मिल जाएगा तो जो फाइनल कस्टमर है अल्टीमेटली उसकी जेब से सारा पैसा जाएगा, और कभी भी जीएसटी के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। कॉस्ट अलग चलती है, जीएसटी जितना भरते हैं वापस मिलता है, जितना भरते हैं वापस मिलता है, लास्ट कस्टमर को छोड़ दो, उसके अलावा जितना जीएसटी भरते जाओगे उतना मिलते जाएगा। तो कभी भी वो आपकी कॉस्ट बनेगी ही नहीं, वो आपका खर्चा नहीं है। आप दोगे आपको वापस मिलेगा, आप दोगे आपको वापस मिलेगा। जब आप फाइनल कंज्यूमर बन जाते हो तब जीएसटी आपका खर्चा हो जाता है। राइट मैम। नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया क्या था? मैम पहले भी तो पुराने टैक्सेशन रिजीम्स थे, जैसे आपने बताया मैम कि पहले एक्साइज था, वैट था, सीएसटी था, सर्विस टैक्स था, तो वो सब था ही ना पहले। तो क्या जरूरत आ गई? व्हाट वाज द नीड कि हमें इंडिया में जीएसटी लाना पड़ा? तो हम बोलते हैं कि अर्स्टवाइल मतलब उस टाइम का, और उस टाइम पे जो था मतलब ऐसा, उसको इंग्लिश में अर्स्टवाइल बोलते हैं। सो वी से कि भाई जो अर्स्टवाइल उस टाइम का टैक्सेशन रिजीम था ना, उसमें बहुत सारे इल्स थे। इल मतलब
बीमारी थी, डेफिशिएंसी थी, उन सबको ठीक करने के लिए, क्योर करने के लिए हमें क्या लाना पड़ा, जीएसटी लाना पड़ा। तो मैम क्या बीमारियां थी हम समझते हैं। सबसे पहली बीमारी के कास्केडिंग होती थी। बोलो पहली बीमारी पता चल गई क्या थी, पहली बीमारी पता चल गई क्या थी। हाँ मैम, मान लो 1000 रुपए के गुड्स, उस पे 12.5% का एक्साइज है, तो अब जो वैट लग रहा है ना वो इस पूरी टोटल फिगर पे लग रहा है। मतलब आप कहीं ना कहीं अगर देखने जाओ तो हमने एक्साइज के ऊपर वैट चार्ज कर लिया, ये नहीं होना चाहिए ना। गवर्नमेंट को जो टैक्स लेना है हमारी प्राइस पे ले, हमारी कॉस्ट पे ले, वो टैक्स लगा के टैक्स पे टैक्स कैसे लगा सकती है। तो वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जीएसटी लाए, और जीएसटी में हमें कंटिन्यू क्रेडिट मिलते जाते हैं, तो कभी भी जीएसटी हमारी कॉस्ट नहीं बनती, जीएसटी पे जीएसटी नहीं लगता। राइट मैम। दूसरा एक और एग्जांपल हमने समझा था कल रेस्टोरेंट वाला, कि मैम गुड्स के ऊपर तो पहले वैट लगता था और सर्विस के ऊपर सर्विस टैक्स लगता था। गुड्स के ऊपर वैट लगता था, सर्विस के ऊपर सर्विस टैक्स लगता था। अब मैम जैसे रेस्टोरेंट में हम खाने भी जाते हैं और वो हमें खाना बनाए, सर्व करे, क्लीन करे, एम्बियंस दे, उसके लिए भी जाते हैं, मतलब हमें उनसे गुड्स भी चाहिए। वो अगर तुम्हें प्लेट पे कच्चा ककड़ी टमाटर पास्ता ला के दे दे कि भाई गर्म पानी में बॉईल करो, बनाओ, खाओ, सॉसेस डालो, तो चलेगा क्या? नहीं मैम, हम चाहते हैं वो हमारे लिए कुकिंग करे, तो वो तो सर्विस है मैम। सिर्फ कुकिंग नहीं, वो हमें लाके भी देते हैं, क्लीन भी करते हैं, सब करते हैं, तो सर्विस तो दे ही रहे हैं। पर सिर्फ सर्विस दे और खाना ही ना दे तो मैम गुड भी तो चाहिए, ऐसा भी नहीं चलेगा। यानी गुड्स और सर्विस दोनों है वहां पे। अब अगर इसको गुड्स मानेंगे तो वैट लगेगा, सर्विस मानेंगे तो सर्विस टैक्स लगेगा। तो पुराने टैक्स में ये क्लियर ही नहीं था, तो दोनों लग जाता था, मतलब डबल टैक्स। आप रेस्टोरेंट में खाने जाओ तो जितने का भी बिल आया, मान लो कि 100 रुपए का पास्ता, तो अब 100 रुपए पे वैट भी लग रहा है, 100 रुपए पे सर्विस टैक्स भी लग रहा है, गवर्नमेंट दोनों टैक्स ले रही है, मजे कर रही है। ऐसा कैसा? तो गवर्नमेंट ने बोला हटाओ इसको, जीएसटी लाओ। अब मान लो तुम इसको जो भी मानोगे, जीएसटी तो एक ही है, गुड्स पे भी जीएसटी लगता है, सर्विस पे भी जीएसटी लगता है, तो वो प्रॉब्लम हट गई। क्यों? हमें अगर समझ नहीं आए कि इसे गुड्स माने, सर्विस माने, क्या माने, फिर गवर्नमेंट ने क्लियर ही कर दिया कि सब पे ही जीएसटी लग रहा है, तो जो रेट हम बताएंगे उसके हिसाब से लगा देना। सॉफ्टवेयर में भी ऐसा हो जाता था पहले कि भाई सॉफ्टवेयर मान लो किसी सीडी वीडी में इंस्टॉल करके दे रहे हो, पेन ड्राइव में इंस्टॉल करके दे रहे हो, तो वो तो गुड्स है। पर खाली पेन ड्राइव की क्या वैल्यू मैम? उसमें सॉफ्टवेयर है जो नहीं दिख रहा, जो सर्विस है, तो वैल्यू है ना। तो अब उसको गुड्स मानना है, सर्विस मानना है, क्या मानना है? एक काम करो, वैट भी लगाओ, सर्विस टैक्स भी लगाओ। ऐसा कैसा मैम? तो पुराने टैक्सेशन रिजिम में एक ही सप्लाई पे दो दो तरह के टैक्स लग जाते थे। अब गवर्नमेंट ने सबको मिक्स कर दिया जीएसटी में, तो दोनों तरह के टैक्स हट गए, और चाहे कुछ भी हो, गुड्स हो चाहे सर्विस हो, सब पे सेम क्लियर जीएसटी ही लग रहा है। राइट मैम। देन उसके बाद ये सेनवैट, वैट, ये सब क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स। पर इन दोनों के सेट ऑफ पॉसिबल नहीं होते थे। मतलब ये क्या बोल रहे हैं समझो, सेनवैट मतलब वो सीएसटी का जो क्रेडिट होता था वो। अब आपके सिलेबस में ये है नहीं, तो आपको इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं शॉर्ट में बताती हूँ। मान लो मैंने गुजरात से राजस्थान में गुड्स बेच दिए, तो क्या लग जाता था? पहले सीएसटी। फिर राजस्थान से राजस्थान में ही बेचूं तो क्या लग जाता था? वैट। अब क्या होगा? आप गुजरात से राजस्थान बेचो तो भी जीएसटी लगता है, आप राजस्थान से राजस्थान में बेचो तो भी जीएसटी लगता है। अब ठीक है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, कौन सा जीएसटी लगेगा वो बाद में समझेंगे, पर जीएसटी ही लगेगा। तो मैम मान लो कि यहाँ पे अगर 40 कलेक्ट किया और यहाँ आगे 25 भरा भी था, तो क्रेडिट मिल जाएगा, मुझे 15 ही और देना पड़ेगा। बट पुराने टैक्सेशन में क्या होता था कि मान लो राजस्थान से राजस्थान 40 हमने जीएसटी कलेक्ट किया और हमने भरा था 25 का सीएसटी, तो ये सेट ऑफ ही नहीं हो पाता था। मतलब मान लो ये सानिया राजस्थान में है और हर्षित भी राजस्थान में है, पर रिया गुजरात में है, तो रिया ने मैम 25 का जीएसटी कलेक्ट किया क्योंकि इंटर स्टेट था, गवर्नमेंट को पे कर दिया जीएसटी एज इन, तब के लिए सीएसटी। अब ये आगे 800 में केक बेच रही है, इसने 40 कलेक्ट किया, तो एसेंशियली हमें क्या करना चाहिए? 25 माइनस कर देना चाहिए ना। पर गवर्नमेंट बोल रही है कि अरे तुम वैट में से वैट माइनस करो, वैट में से सीएसटी कैसे माइनस करने दे? मैम ये माइनस ही नहीं करने देते थे, सेट ऑफ नहीं होता था, बहुत प्रॉब्लम होता था। तो ये सब हटाया और गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई तुम इंटर स्टेट सप्लाई करो चाहे इंट्रा स्टेट सप्लाई करो, सब पे ही जीएसटी लग रहा है, तो हम तुमको आराम से क्रेडिट लेने देंगे, माइनस करने देंगे और सेट ऑफ करने देंगे। राइट मैम। तो ये सारे ही वैल्यू एडेड टैक्सेस थे पहले भी, पर सेट ऑफ में बहुत दिक्कत आती थी, सेट ऑफ नहीं हो पाता था।
अब सेट ऑफ जीएसटी में आराम से होता है, तो जितना जितना टैक्स भरते जाएंगे उतना उतना क्रेडिट लेते जाएंगे। एंड मैम सबसे लास्ट प्रॉब्लम तो हमने सबसे पहले ही डिस्कस कर ली थी कि मल्टीपल टैक्सेस है। तो बंदा इतने सारे टैक्स के बारे में कब समझे, कब पढ़े, कब कंप्लायंस करे? वैट भी समझे, सीएसटी भी समझे, एक्साइज समझे, लोकल टैक्सेस, एंटरटेनमेंट टैक्सेस, म्यूनिसिपल टैक्सेस, ऑक्ट्रॉइज, एक्साइज ड्यूटीज, इतने सारे टैक्सेस के बारे में पढ़ता ही रहेगा तो बिजनेस कब करेगा? तो हटाओ सारे टैक्सेस को, सारे मल्टीपल टैक्स हटा दिए और एक टैक्स में सबको क्लब कर दिया, जिसको हम क्या बोल देते हैं? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बोलो, ये चेन ऑफ क्रेडिट का एग्जाम्पल आपको अगर थोड़ा बड़ा थोड़ा टफ लगता हो आप इसको काट दो, इसके जगह पे अपन ने जो सिंपल केक वाला एग्जाम्पल समझा है वो आप पढ़ लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। किसी भी एग्जाम्पल से समझो, बस चेन ऑफ क्रेडिट समझ में आनी चाहिए। चलो, एनी इशू टिल हियर और नो मैम एवरीथिंग क्लियर? रेगुलर बैच है, आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है। स्टार्टिंग के 5-6 लेक्चर्स हमें बहुत धीरे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपके लिए नया है पूरा टैक्स। थोड़ा सा कंफर्ट आएगा ना, फिर आप बोलोगे अरे मैम क्या ये इतना मस्त, इतना इजी, राइट? चलो मैम, गवर्नमेंट जीएसटी लगाती ही क्यों है? गवर्नमेंट की इच्छा। आप गवर्नमेंट को ये भी तो बोल सकते हो ना कि गवर्नमेंट मैं सारी मेहनत करता हूं, मैं इनकम कमाता हूं, तो मेरी इनकम पे क्यों इनकम टैक्स चाहिए भाई? मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, आपको क्यों मेरे इंपोर्ट पे इंपोर्ट ड्यूटी चाहिए? मैं घर खरीद रहा हूं, मेरे घर पे आपको क्यों प्रॉपर्टी टैक्स चाहिए, क्यों स्टैंप ड्यूटी चाहिए? गवर्नमेंट को कहीं से तो पैसा निकालना पड़ेगा ना, देश चलाएंगे कैसे? तो गवर्नमेंट ने जीएसटी लगा दिया कि भाई जो भी गुड सर्विसेज है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के हेल्प से बन रही है, इंफ्रा से बन रही है, सहयोग से बन रही है, तो चाहिए हमें उस पर टैक्सेस। देश चलाने के लिए पैसा चाहिए गवर्नमेंट को, तो कहां से लाएगी? टैक्स से ही लाएगी ना। कल तो आप ये भी पूछ लो गवर्नमेंट को कि हेलो गवर्नमेंट, इनकम हम कमा रहे, गधा मजदूरी हम कर रहे, तुम्हें किस बात का टैक्स चाहिए? देना पड़ेगा। बोलो, थोड़ा सा फास्ट फास्ट बोलो बच्चों, टाइप करो कि हाँ मैम, कम्युनिकेट करो तो मुझे भी समझ में आएगा ना आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है। चलो अब इंडिया क्या है? एक फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है और स्टेट गवर्नमेंट अलग है। मतलब क्या ऐसा हो सकता है मैम कि अभी इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट तो बीजेपी चल रही है और हमारे पर्टिकुलर स्टेट में मैम कांग्रेस जीत गई? बोलो ऐसा होता है क्या? इतना तो पता है तुमको, बोलो हाँ कि ना। मैम सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया का काम करती है वो अलग, और हमारी स्टेट की गवर्नमेंट मैम अलग होती है मैम। हाँ मैम पॉसिबल है, होता है। यानी देश चलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को तो पैसा चाहिए ही चाहिए, पर स्टेट चलाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को भी अलग पैसा चाहिएगा। पूरे इंडिया का डिफेंस का ध्यान रखना, पूरे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फॉरेन रिलेशन, सबका ध्यान रखना सब सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। लेकिन मैम पर्टिकुलर स्टेट में एजुकेशन का ध्यान रखना, सैनिटेशन का ध्यान रखना, ये सब उसके स्टेट गवर्नमेंट का काम हो जाता है। तो मैम सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट अपना अपना काम करती है, और मैम अपना अपना काम करने के लिए क्या दोनों गवर्नमेंट को पैसा लगेगा? हाँ मैम। तो अगर सारा जीएसटी हम सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दे तो भी गलत बात है, और सारा जीएसटी हम स्टेट गवर्नमेंट को दे दे वो भी गलत बात है ना। इसीलिए गवर्नमेंट ने ड्यूअल जीएसटी लाया। क्या लाया? ड्यूअल जीएसटी लाया। ये ड्यूअल जीएसटी का क्या मतलब होता है? गवर्नमेंट बोलती है कि हम तुम्हारे ट्रांजैक्शन पे सीजीएसटी और एसजीएसटी एक साथ लगाएंगे। मतलब मैम आज अगर मैंने 100 रुपए के गुड्स किसी को बेचे जिसपे 18% का जीएसटी है, तो गवर्नमेंट बोलती है कि ये जो 18 का जीएसटी मिला ना, इसमें से 9 हम सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देंगे और बचा हुआ 9 हम स्टेट गवर्नमेंट को दे देंगे। सॉरी, दोनों को एक साथ पैसा मिले ताकि दोनों खुश और दोनों अपना अपना काम कर सके। अब देखना
3 एग्जाम्पल्स लेके मैं आपको समझा रही हूं, ठीक है? आराम से आंसर देना और समझना। पॉइंट नंबर 1, चलो नमन, जैसे मान लो नमन है, ठीक है? नमन कहां से हो आप? नमन कहां से है बताओ। हर्षित आप कहां से हो बताओ। एंड साक्षी टेल मी वेयर आर यू फ्रॉम। चलिए, नमन मैम अहमदाबाद से है, एज इन मान लेते हैं गुजरात। ओके। हर्षित कहां से है एंड साक्षी कहां से है? हर्षित इंदौर से है मैम, इंदौर यानी मध्य प्रदेश। एंड साक्षी कहां से है? दिल्ली से है मैम। चलिए, तीनों ही अलग अलग स्टेट से हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली। अब मान लो मैम नमन ने गुजरात से ही गुजरात में किसी को सेल कर दिया। मान लो नमन ने रिद्धि को सेल करा और रिद्धि तो है मैम गुजरात में। तो ऐसे केस में नमन मान लो 100 रुपए में सेल करेगा और उस पे 18% जीएसटी है 18 का, तो यहाँ पे 9 रुपीज तो मिल जाएंगे इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को, और 9 रुपीज मिल जाएंगे गुजरात स्टेट की गवर्नमेंट को। वेरी सिंपल मैम। अब मान लो कि हर्षित ने भी मुझे ही सप्लाई किया रिद्धि को और मैं हूं गुजरात में। वही मैम सेम 100 रुपए का सप्लाई, 18% का जीएसटी। अब गड़बड़ हो गई मैम, कौन से स्टेट को मिलेगा ये पैसा? मैम 9 रुपीज तो चलो हम सेंटर को दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बचा हुआ 9 है वो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट को देना चाहिए या गुजरात की गवर्नमेंट को देना चाहिए? आपको क्या लगता है? मैम गुजरात से गुजरात में ही बेचा तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। गुजरात से गुजरात में ही बेचा तो सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी प्लस एसजीएसटी यानी गुजरात स्टेट का स्टेट जीएसटी एक साथ कलेक्ट किया, आधा सेंटर ने ले लिया, आधा स्टेट ने ले लिया, बात खत्म हो गई मैम, बहुत सिंपल था। लेकिन अब अगर मध्य प्रदेश में बैठे हुए हर्षित ने गुजरात की रिद्धि को सप्लाई कर दिया, 18 का जीएसटी है मैम, हाफ तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाएगा, चलो सेंटर तो सेम ही है, फर्क नहीं पड़ता। 9 जो बचा हुआ 9 है वो मध्य प्रदेश को देना चाहिए या गुजरात को देना चाहिए? आपको क्या लगता है किसको देना चाहिए बताओ? आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से मुझे बताओ कि किसको मिलना चाहिए, क्या लगता है आपको? चलो, सम आर सेइंग कि मैम मध्य प्रदेश को मिलना चाहिए क्योंकि गुड्स बनाए तो वही है। ओके, कोई है जिसको लगता है कि गुजरात को मिलना चाहिए? बताओ ना मुझे। कोई है जिसको लग रहा है कि नहीं मैम गुजरात को मिलना चाहिए, या सबको लग रहा है कि मध्य प्रदेश को ही मिलना चाहिए? चलिए, ऑलमोस्ट सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैम मध्य प्रदेश को दे दो। अब आप समझना, अगर मध्य प्रदेश को पैसा जाए तो उसको बोलते हैं ओरिजिन बेस्ड टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स दो तरह के होते हैं, एक होता है ओरिजिन और दूसरा होता है डेस्टिनेशन। ओरिजिन मतलब जहां गुड्स बने, जहां से शुरुआत हुई, डेस्टिनेशन जहां पहुंच गए। तो अपने एग्जाम्पल में ओरिजिन क्या है? मध्य प्रदेश, डेस्टिनेशन क्या है? गुजरात। तो अगर आप लोग ऐसा बोलते हो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को टैक्स मिलना चाहिए तो इसे हम बोलेंगे ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन, पर ऐसा नहीं है। जीएसटी क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, मतलब जहां गुड्स पहुंचे हैं, जहां कंज्यूम हुए हैं, जो उनका डेस्टिनेशन है, उस वाली गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। अब जब भी ऐसी इंटर स्टेट सप्लाई होती है, देखो इसको हम इंट्रा बोलते हैं, एक स्टेट से उसी स्टेट में सप्लाई करना, ये इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है। यहाँ पे सी प्लस एस जीएसटी चार्ज हो जाता है, सी जीएसटी एस जीएसटी एक साथ। लेकिन जब भी इंटर स्टेट सप्लाई होती है, एमपी से गुजरात चले गए गुड्स, तो एक बार गवर्नमेंट क्या करती है, पूरे 18 रुपीज का आईजीएसटी कलेक्ट कर लेती है। आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मतलब हमने सब इंटीग्रेट करके एक साथ पूरा 18 कलेक्ट कर लिया। ये पूरा 18 एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें से 9 अपने पास रखती है और बचे हुए 9 बाद में पीछे से स्टेट को एलोकेट कर देती है।
बट द क्वेश्चन इज कौन सी स्टेट को अलोकेट करा जाएगा मैम? ये गुजरात स्टेट को अलोकेट किया जाएगा, जहां डेस्टिनेशन है, जहां कंजम्पशन है वहां। अब किसी को ऐसा लग रहा है कि मैम ये गलत है, जब सारी मेहनत हर्षित ने की मैम, वो सप्लायर है, वो सप्लाई कर रहा है, तो ऐसा क्यों कि मैम गुजरात की गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया? आपको ये डाउट आ रहा है मन में कि ये गलत है, ऐसा लग रहा है कि नहीं मैम ठीक है ना, बराबर है, गुजरात को दे दो, क्या फर्क पड़ता है तो इंडिया में ही पैसा। टेल मी एनीवन फीलिंग कि यार मैम ये गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए? हाँ मैम लग तो रहा है थोड़ा सा गलत है, क्योंकि यार मेहनत तो हर्षित की है ना मैम, उसने गुड्स बनाए, मेहनत करी, बेची, उसकी गवर्नमेंट को पैसा क्यों नहीं मिला? आज आप समझो, गवर्नमेंट को टैक्स पे कौन करेगा? हर्षित। लेकिन मैम बर्डन कौन बेयर करेगा? बर्डन किसकी जेब से पैसा गया है मैम? रिद्धि की जेब से, है ना। हर्षित ने तो 18 कलेक्ट करा और गवर्नमेंट को दे दिया, गया किसकी जेब से? वो मैं कस्टमर हूं तो मेरी जेब से गया ना। आज आप समझो, गवर्नमेंट आके मुझे बोले कि रिद्धि तुझे टैक्स का बर्डन बेयर करना है, मैं बोलूंगी यार मन तो नहीं है पर चलो कर लेती हूँ। अब नेक्स्ट बात, गवर्नमेंट अगर मुझे ऐसा बोले कि बर्डन तुम बेयर करना, लेकिन वो पैसा हम किसी और स्टेट को दे देंगे, यानी मैं मेरी जेब से 18 रुपए दे रही हूं और मुझे पता चले कि उस 18 में से 9 चलो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया, वो पूरे इंडिया के लिए है, बचा हुआ 9 मध्य प्रदेश में रोड बनाने के लिए यूज हो रहा है, बचा हुआ 9 मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना चलाने के लिए यूज हो रहा है। अरे तो मुझसे पैसा क्यों लिया? मुझे कितना बुरा लगेगा। आप समझो कि बर्डन सारा मैंने बेयर किया, पूरा 18 मेरी जेब से गया, पर वो मेरे ही स्टेट के लिए यूज नहीं हो रहा, वो गवर्नमेंट और किसी स्टेट के लिए यूज कर रही है, तो मैं एज अ कस्टमर टैक्स देने में खुश होंगी कि मुझे बुरा लगेगा? मैम बुरा लगेगा ना। आप सिंपल लॉजिक समझो, पे कौन कर रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है ना। आज जो अपनी जेब से बर्डन बेयर करेगा टैक्स का, उसके लिए जस्टिस कब होगा? जब वो पैसा उसी के स्टेट के लिए यूज होगा। अगर मुझे बोले कि यार रिद्धि तुम्हारा ये जो 9 रुपीज का जीएसटी गुजरात गवर्नमेंट को मिलेगा ना, उससे गुजरात गवर्नमेंट रोड बनाएगी, एजुकेशन देगी, तो चलो मेरे मन को थोड़ी तो शांति रहेगी कि हाँ यार मैंने जो टैक्स भरा वो मेरे स्टेट के लिए यूज हो रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक? बर्डन जब कस्टमर की जेब से जा रहा है तो वो टैक्स किसी और गवर्नमेंट को कैसे दे सकते हैं? कस्टमर की गवर्नमेंट को ही मिलना चाहिए ना। अच्छा दूसरे लॉजिक से अपन समझते हैं। एक लॉजिक ये हो गया, अब दूसरा लॉजिक हम बोल रहे हैं कि हम जीएसटी किस पे लगा रहे हैं? गुड्स या तो सर्विसेज पे। तो जहां पे गुड्स या तो सर्विसेज यूज हुई है, कंज्यूम हुई है, वहां पैसा जाना चाहिए ना। जहां पे गुड्स या सर्विसेज यूज हुई, कंज्यूम हुई, उसी पर टैक्स लग रहा है, तो उधर पैसा दो ना मैम। जिधर बालाजी मसाला वेफर खरीद के खाया, यूज किया, उसकी गवर्नमेंट को पैसा दो। जो अल्टीमेटली क्या होगा, नॉर्मली जहां सप्लाई हुई, सप्लाई करी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हुई कहां, मिली कहां, पहुंची कहां, वहां की गवर्नमेंट को पैसा दो। अब लग रहा है गलत था मैम गुजरात को देना, कि अब सही लगने लग गया? बताओ। हाँ मैम लॉजिक सुनने के बाद लग रहा है कि बराबर है यार। जब कस्टमर अपनी जेब से बर्डन बेयर कर रहा है तो वो क्यों और किसी स्टेट की गवर्नमेंट को देना चाहेगा? वो तो अपनी स्टेट की गवर्नमेंट को देना चाहेगा ना। यस मैम। तो जब भी इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है तब कोई प्रॉब्लम नहीं आता मैम, क्योंकि दोनों एक ही स्टेट के हैं, तो एक साथ सीधा गवर्नमेंट शुरू से ही 9 सीजीएसटी और 9 गुजरात का एसजीएसटी कलेक्ट कर लेती है। पर जब भी इंटर स्टेट सप्लाई होता है ना, तो एक बार पूरा आईजीएसटी कलेक्ट होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये एक बार पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। फिर इसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट 9 अपने पास रखती है और 9 स्टेट को एलोकेट करती है। कौन सी स्टेट को एलोकेट करेगी? जिस स्टेट में प्लेस ऑफ सप्लाई है, जिस स्टेट में अल्टीमेटली डेस्टिनेशन है, जिस स्टेट में सारा का सारा कंजम्पशन हुआ है। अब मैम इंडिया में स्टेट है तो यूनियन टेरिटरीज भी है ना। मान लो अगर दिल्ली से अंडमान निकोबार सप्लाई कर दिया, तो अंडमान निकोबार क्या है? यूनियन टेरिटरी है, तो एक बार भले आईजीएसटी चार्ज हो जाएगा, फिर वो एलोकेट होगा सेंट्रल और यूटी के बीच में। तो अगर यूटी है तो C+S की जगह पे C+UT लगा दोगे, और अगर स्टेट है तो स्टेट लगा दो। इंटर स्टेट में एक बार पूरा आईजीएसटी कलेक्ट होकर सेंटर के पास जाता है, फिर उसमें से स्टेट को आधा अलोकेट कर दिया जाता है। इंट्रा में शुरू से ही 9 स्टेट और 9 सेंटर को ही जाता है। तो मैम जीएसटी क्या है? एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जहां कंज्यूम होगा उस वाले
स्टेट की गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलने वाला है। क्या बोला? जो कंजम्पशन की प्लेस होगी उस वाले स्टेट की गवर्नमेंट को सारा पैसा मिलेगा। तो जीएसटी क्या है मैम? ड्यूअल जीएसटी है इंडिया में, क्योंकि इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अलग चलती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग चलती है। हम चाहते हैं दोनों को कॉन्करेंटली मतलब एक साथ, दोनों को एक साथ पैसा मिले, दोनों एक साथ टैक्सेस लगा सके, इसीलिए हमने क्या करा? ड्यूअल जीएसटी लगाया। लिख लो, लिखा हुआ है आपकी बुक में। स्टिल इफ यू वांट टू राइट, राइट। चलो, जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, आपको चाहिए, आप यहां पे लिख लो मैम ऐसा क्यों? बिकॉज बर्डन इज बोर्न बाय कस्टमर, देयरफॉर वो चाहेगा कि उसकी गवर्नमेंट को पैसा मिले। गुड्स या तो सर्विसेज कंज्यूम या तो यूज जहां हुई वहां जीएसटी जाएगा। आपको चाहिए, आप अपनी सिंपल हिंदी लैंग्वेज में लिख लो, आगे कभी भी आपको याद आ जाएगा वापस से ये कॉन्सेप्ट। चलो, आपको जब जो लगे कि मैम लिखवा दो, बोल देना, लिखवा दूंगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग। हो गया? लिख के बोलो। हो गया बच्चों? यस मैम, डन। तो अब देखो, जीएसटी आने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो गए मैम? जीएसटी आने से पूरी इकोनॉमी को बेनिफिट हुए कि मैम यूनिफाइड मार्केट बन गया ना। यूनिफाइड मार्केट मतलब मुझे अब हर स्टेट के उसके टैक्सेस जानने की जरूरत नहीं है। मैं पूरे इंडिया के किसी भी कोने में चले जाऊं, मैं चाहे गुजरात में हूँ, कोलकाता में हूँ, कर्नाटका में हूँ, जम्मू कश्मीर में हूँ, नॉर्थ ईस्ट में हूँ, मैं पूरे इंडिया में कहीं पे भी हूँ मैम, नेशनल मार्केट है, हर जगह जीएसटी ही लगता है, तो मुझे कोई लोड नहीं। अब हर जगह पे टैक्सेशन सेम हो गया, तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी बूस्ट मिला। क्यों मैम? पहले आप समझो कि हम इंडिया के बाहर के किसी पर्सन, मान लो हम यूएस की कोई कंपनी, जापान, जर्मनी की कोई कंपनी को बोलते कि तुम इंडिया आओ ना, इंडिया में फैक्ट्री लगाओ, हम तुम्हें सब इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर देंगे। अब वो बेचारे राजस्थान में फैक्ट्री लगाए तो अलग लोकल टैक्स लग रहे हैं, वो बेचारे गुजरात में फैक्ट्री लगाए, अलग लोकल टैक्स लग रहे हैं। उनका भी तो दिमाग खराब होगा कि यार हम इतना सारा इंडियन टैक्स कैसे समझे। अब हमने क्या करा? सब उनको स्ट्रीमलाइन करके दिया। अब हम उन्हें बोल रहे हैं कि देखो, तुम किसी भी कंट्री से किसी भी स्टेट में इंडिया में कहीं भी आओ, सब जगह जीएसटी है, तुम्हें सब इजी करके दे रहे हैं। तो उससे वो लोग भी मोटिवेट होंगे, मेक इन इंडिया को एक इनिशिएटिव को बूस्ट मिलेगा। और मैम अगर मेक इन इंडिया बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे, बेसिकली पूरी की पूरी इकोनॉमी को बहुत सारा मजा आ जाएगा। तो एक सिंगल टैक्स हो जाने से पूरी इकोनॉमी को कैसे बेनिफिट हो जाएगा मैम? यूनिफाइड नेशनल मार्केट हो गया मतलब मुझे अलग अलग टैक्सेस नहीं सीखने। अगर मुझे नहीं सीखने तो फॉरेन में से जो लोग आएंगे, बाहर से आएंगे, उनको भी नहीं सीखने, वो लोग भी खुश, वो लोग इंडिया में मेक इन इंडिया करेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, पूरी इकोनॉमी को बेनिफिट हो जाएगा। मैम सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर, देखो मैम दोनों को फायदा है, हमें भी और गवर्नमेंट को भी। चीजें सिंप्लीफाई हो जाने से मैं थोड़ा सा फ्री हो गई, अब मुझे बस जीएसटी का रिटर्न भरना है, ज्यादा कुछ सोचना समझना नहीं, तो मेरे पास फ्री टाइम बच गया, मेरे पास फ्री टाइम बच गया। वो टाइम मैं मेरे बिजनेस को दूंगी ना, मेरे लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आ गया कि मुझे हर तरह के अलग अलग टैक्सेशन के कंप्लायंस वगैरह नहीं करने हैं, बस जीएसटी है तो मेरे लिए बिजनेस करना ईजी। तो सामने गवर्नमेंट को भी तो टैक्स की एडमिनिस्ट्रेशन में सर्टेनिटी आ गई। अब गवर्नमेंट को भी अलग अलग तरीके के टैक्सेस नहीं कलेक्ट करने हैं, उन्हें भी एक तरह का जीएसटी ही कलेक्ट करना है। मुझे एक तरह का टैक्स देना है,
उनको एक तरह का टैक्स लेना है। तो मेरे लिए भी सिंपल, गवर्नमेंट के लिए भी सिंपल। इसको याद कैसे रखोगे आप? मान लो वैसे तो नहीं आता है, बहुत नेग्लिजिबल चांसेस है, पर फिर भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई जीएसटी के बेनिफिट्स क्या है, तो पहला तो पूरी इकोनॉमी खुश हो जाएगी। एक टैक्स है मैम, बाहर से लोग आएंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, सब लोग खुश। अब चीजें सिंपल हो जाने से, आप सिंपल हिंदी में लिखो तो मुझे भी फायदा और गवर्नमेंट को भी फायदा, क्योंकि मेरे को फ्री टाइम मिलेगा ढंग से बिजनेस करने के लिए, और गवर्नमेंट को वो एक ही तरह का टैक्स खरीदना है, टैक्स कलेक्ट करना है। मुझे एक टैक्स देना है, उनको एक टैक्स लेना है, मैं भी फ्री, वो भी फ्री, दोनों खुश, राइट। फिर मैम जीएसटी का सारा काम होता है ऑनलाइन, ग्रेटर यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपको कहीं लाइन में जाके खड़े रह के जीएसटी डिपॉजिट करना है, ऐसा कुछ नहीं मैम। आज आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है, रिटर्न भरना है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है, फॉर्म भरना है, कोई अपील, कुछ भी आपको A to Z एनीथिंग एवरीथिंग जो भी करना है जीएसटी में सब कुछ ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन हो जाने से क्या कंप्लायंस इजी हो जाते हैं? हाँ मैम। कॉस्ट घट जाती है क्या? हाँ मैम। इतना इजी है रिटर्न भरना कि मैं अगर आपको 2 बार जीएसटी का रिटर्न भरना बता दूं ना, तो आप अपने पेरेंट्स का रिटर्न खुद भर सकते हो अगर उनके पास जीएसटी नंबर है तो। इतना सिंपल, मतलब सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आप पोर्टल पे लॉगिन करो, फॉर्म आ जाएगा, उसमें सेल पूछ लेंगे, परचेस पूछ लेंगे, आप सब डाल दो, डिटेल डाल दो, रिटर्न हो गया। कुछ इतना करना नहीं होता। तो मैम चीजें सिंपल हो गई तो हम अपने आप भी कर सकते हैं। तो पहले हम जो लोगों से रिटर्न भरवाते थे, सीए वगैरह को फीस देते थे, अब मैम वो कम हो गया, कॉस्ट घट गई, करप्शन घट गया मैम, सब कुछ ऑनलाइन है, तो कोई हमसे ब्राइब नहीं मांग सकता, कोई घूस नहीं मांग सकता। मतलब हम चीजें ऑटोमेटेड हो जाने से, सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है, तो अल्टीमेटली हमारी जो कॉस्ट है वो कट हो जाती है। बस ऑनलाइन खोला, सब किया, खत्म, कहीं जाना आना, पेट्रोल, ब्राइब, ये वो सब खत्म। और मैम पूरी की पूरी इंडस्ट्री को बेनिफिट्स हो रहे हैं। जो पुराने कैस्केडिंग के प्रॉब्लम्स थे ना, कि टैक्स पे टैक्स लग रहा है, डबल डबल पैसा जा रहा है, सेट ऑफ नहीं हो रहा, वो सारी जो इंटरनल बिजनेस की इंडस्ट्री प्रॉब्लम थी वो भी सब सॉल्व हो गई। देखो ये कॉमन चीजें हैं कि भाई पूरे इंडिया को एक टैक्स मिला, लोग आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, मेरे लिए इजी, गवर्नमेंट के लिए इजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज होगा तो कॉस्ट कम होगी, ये सब तो ऊपर ऊपर से चीजें हो गई। अल्टीमेट कोर चीज जो इंडस्ट्री को नुकसान दे रही थी वो क्या थी मैम? कि टैक्स पे टैक्स लग रहा था, सेट ऑफ नहीं हो रहा था, वो सारी चीजें हट गई। तो ट्रेड और इंडस्ट्री भी कोर लेवल पे क्या हो गई? एकदम खुश हो गई। तो इंडस्ट्री को बेनिफिट्स मिल गए, जो कैस्केडिंग वगैरह के टैक्स पे टैक्स लगने के इल इफेक्ट्स थे वो सारे खत्म हो गए हैं। तो अगर याद रखना हो तो हम क्या बोलेंगे? पूरी इकोनॉमी को फायदा और इंडस्ट्री को भी फायदा, पूरी इकोनॉमी एज अ होल को फायदा एंड इंडस्ट्री उसके अंदर, उसको भी फायदा, मुझे भी फायदा, गवर्नमेंट को भी फायदा, सब आईटी के थ्रू होता है, तो हमारी कॉस्ट क्या हो गई है? कम हो गई है। बोलो, आर वी अंडरस्टैंडिंग? इज इट क्लियर टू एवरीवन? से यस मैम। चलो, पहले हमने देखा कि जीएसटी आने के पहले प्रॉब्लम क्या थी। तो मैम ये सारी प्रॉब्लम थी, ये सब क्या थी? अपनी प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इन कॉन्सेप्ट के ऊपर जीएसटी लाए। जब हम इन कॉन्सेप्ट के ऊपर जीएसटी लाए तब हमें ये सारे बेनिफिट मिल गए। तीनों अलग क्वेश्चन है। प्रॉब्लम क्या थी वो एक क्वेश्चन, हम जीएसटी किन पिलर्स, किन कॉन्सेप्ट्स पे लाए वो एक क्वेश्चन, और अब लाए हैं तो हमें फायदा क्या क्या हो रहा है, हमें बेनिफिट्स क्या क्या हो रहे हैं, ये एक अलग क्वेश्चन हो गया। रिया पूछ रही है कि मैम अगर लोग ऑटोमेटिक सब कुछ कर सकते तो फिर हम सीए क्या करेंगे? अच्छा एक बात बताओ रिया, क्या आप खुद से इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके अपना रिटर्न भर सकते हो क्या? क्या हम इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके अपना इनकम टैक्स का रिटर्न खुद भर सकते हैं? हाँ मैम भर सकते हैं। फिर भी कोई खुद भरता है क्या? आपके पेरेंट्स खुद भरते हैं क्या अपना इनकम टैक्स का रिटर्न? नहीं मैम, सीए से ही भरवाते हैं। वैसे हम जीएसटी का भी रिटर्न खुद भर सकते हैं, पर लोगों को इतना विश्वास नहीं होता कि यार हम भर लें। सो काम अल्टीमेटली वो सीए से ही करवाया जाता है। आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न भी खुद से भर सकते हो, पर आप नहीं भरते, आप एक सीए के थ्रू ही भरवाते हो। वैसे आप जीएसटी का भी रिटर्न खुद भर सकते हो, पर आप नहीं भरते। आपको मैं पढ़ा रही हूँ, सिखा रही हूँ, आप सीख जाओगे तब आपको आएगा ना। जिसने कभी पोर्टल देखा ही नहीं उसको तो ये लगेगा कि यार कैसे भरते होंगे, क्या करते होंगे, समझो।
आज जो रोज रोटी बनाता है उसको कितना इजी लगेगा, अरे मैम करना क्या, आटे में नमक पानी डाला, गोल किया, सेक दिया, रोटी बन गई। तो जो रोज रोटी बनाता है उसको लगता है इसमें है क्या, कोई भी बना ले। बट जिसको नहीं आता उसको क्या लगेगा कि यार कैसे बनाएंगे, कितना टफ है, रोटी क्या होता है। तो आप लोग जीएसटी पढ़ रहे हो, आपको मैं पोर्टल दिखाऊंगी तो आपको लगेगा इसमें है क्या, कोई भी कर सकता है। जो नहीं कर रहा है उसको तो टफ लगेगा ना बेटा, तो अल्टीमेटली काम तो आपके पास ही आने वाला है। लोगों को थोड़ी ना पता है कि इतना इजी है रिटर्न भरना। अब देखो ऐसे इजी लग रहा है ना, जब अपन आगे और जीएसटी डिटेल में पढ़ेंगे, आप लोग फाइनल में आओगे, आपको समझ में आएगा कि और भी कंप्लायंसेस होते हैं, कहीं कहीं पे सीए का साइन लगता है, ये सब चीजें होती है। तो वहां हमेशा प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती ही है। ऐसा नहीं कि मैम हमारा धंधा तो गया, कभी नहीं जाएगा, राइट। चलो आज का क्लास अपन यहीं तक रखते हैं, कल अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। 2 लेक्चर और हमारा चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। कल अपन पूरा यहां तक फिनिश कर लेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के ऊपर तक, एंड परसों के क्लास में अपना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी हो जाएगा। तो 2 लेक्चर्स मोर एंड वी विल फिनिश द एंटायर चैप्टर, जो अपना सिर्फ बेस बिल्डिंग कर रहा है। अभी तक हमने सिर्फ बेस ही बना रहे हैं, अभी तक हमने जीएसटी पढ़ा ही नहीं है। हम बस यही समझ रहे हैं कि जीएसटी क्यों आया, कब आया, कैसे आया, आने से प्रॉब्लम क्या सॉल्व हुई, क्या बेनिफिट्स मिले, और जो एक चेन ऑफ क्रेडिट का कंसेप्ट है कि जीएसटी एक्चुअली वर्क करता कैसे। मैम भरते सब है पर जाता किसकी जेब से है, फाइनल कंज्यूमर की जेब से। बस ये चीजें हमने समझी है, आगे अपन कल डिस्कस करेंगे। आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग द सेशन। टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।